हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आई होप अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने 39 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मैकियावेली के अनुसार राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। और सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। तो मैकियावेली के अनुसार जो है राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। तो इतिहास में जब बहुत पुराने टाइम पे एक ऐसा भी समय था जब राज्य नहीं था, तो मनुष्य के दुष्ट स्वभाव के कारण राज्य का उदय हुआ। राज्य का जन्म इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य जो है सबसे अधिक सुरक्षा चाहता है। इसीलिए मनुष्य जब भी इसीलिए कृत्रिम राज्य का निर्माण की अवधारणा को विकसित किया गया, जबकि मनुष्य राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर दे, ये मैकियावेली का मानना था। तभी जो है एक अच्छे राज्य का निर्माण हो सकता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रजनी कोठारी का एक बहुत फेमस कोटेशन है कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। ये रजनी कोठारी ने कहा था। राजनीति के में जो है जाति संबंधी अपने निष्कर्ष में कई बार जो है रजनी कोठारी ने कहा कि राजनीति के मिश्रण से दूसरों से ही परिणाम निकलते हैं। राजनीति पर जाति के हावी हो जाने के बजाय जाति का राजनीतिकरण हो जाता है। नहीं समझे? राजनीति पर जाति के हावी होने के बजाय जाति का राजनीतिकरण हो जाता है। राजनीति ने जाति को लीक से हटाकर नया संदर्भ दे दिया, जिससे उसका पुराना स्वरूप ही बदल गया। तो उनका यही मानना था कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, जातियां हैं जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। कोटेशंस हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं, आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, अरस्तू की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? तो थॉमस हॉब्स थे। थॉमस हॉब्स थे जिन्होंने अरस्तू की उपेक्षा की थी। इनकी बुक है थॉमस हॉब्स की लेवियाथन। ठीक है। तो मैकियावेली सबसे पहले राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ये भी याद रखिएगा। और जो है इनके अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है। मैकियावेली ने इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया था कि मानव जीवन में जो है पूर्णता के लिए एक सुदृढ़ और संगठित राज्य की आवश्यकता है। मैकियावेली का ये मानना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर। राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, यह मैकियावेली का कथन है। राज्य शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, यह मैकियावेली का स्टेटमेंट है। मैकियावेली की मान्यता थी कि जो है, और उन्होंने अपनी पुस्तक में जो है द प्रिंस, जो उनकी मैकियावेली की बहुत फेमस बुक है, उन्होंने कहा है कि राजा को यथार्थवादी सलाह देते हुए कहा कि राजा को भेड़िए को डराने के लिए शेर की तरह साहसी होना चाहिए और शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, ये मैकियावेली का कहना था। और उन्होंने और भी कहा कि राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण या उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे छल, धोखा और बल के प्रयोग से भी पीछे नहीं हटना चाहिए, ये भी मैकियावेली ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। ये भी मैकियावेली का बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि व्यक्ति अपनी पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की जो हानि हुई है उसको नहीं भुलाया जा सकता, मैकियावेली के अनुसार। तो उन्होंने अपनी संपत्ति के अधिक प्राधिकार में इतना महत्वपूर्ण मानते थे वो। शक्तिशाली राजा को लोगों की संपत्ति लेने या छीनने से मना कर दिया था मैकियावेली ने। और उनका मानना था कि संपत्ति का अधिग्रहण जो है, यानी उस पर कब्जा करना, वो कालांतर में विद्रोह का कारण बन जाता है, इसीलिए उनका ये मानना था। अगला क्वेश्चन है अभिजात्य सिद्धांत, वो जो है पैरेटो ने दिया था। अभिजात्य सिद्धांत जो है पैरेटो ने दिया था। अनुदारवादी सिद्धांत बर्क ने दिया था। और सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत ये रूसो का है, याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिजात्य सिद्धांत पैरेटो, अनुदारवादी सिद्धांत बर्क और सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत ये रूसो।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने तत्कालीन समय में नगर राज्यों की बुराइयों को देखते हुए उनके समाधान के लिए अच्छे गुणों से संपन्न दार्शनिक राज्य का समर्थन किया जो कि नगर राज्यों की बुराइयों को समाप्त कर सके। प्लेटो ने तत्कालीन समय में नगर राज्यों की बुराइयों को देखते हुए जो है उनके समाधान के लिए अच्छे गुणों का संपन्न दार्शनिक राजा की जो है वो चाहते थे कि राजा का जो स्वरूप होना चाहिए वो दार्शनिक होना चाहिए। नगर राज्यों को बुराई को वही समाप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत वो हीगल ने दिया था। सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत हीगल ने दिया। सुख एवं दुख गणक ये बेंथम का है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद ये स्पेंसर का है। और लोकतांत्रिक केंद्रितावाद ये वी आई लेनिन का है। ठीक है, तो वी आई लेनिन 1870 से 1924 में इन्होंने जो है मार्क्सवाद के संस्थापक के रूप में इन्होंने नींव रखी थी सोवियत संघ में। और यह सिद्धांत जो है सोवियत संघ के प्रत्येक संविधान में विहित था। जनवादी चीन के साम्यवादी दल और शासन के संगठन के लिए जो है इन्होंने ये सिद्धांत अपनाया था। इसका तात्पर्य यह है कि दल या शासन के निचले अंग अपने ऊंचे अंगों का निर्वाचन करेंगे और ऊंचे अंग जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी रहेंगे और निचले अंग जो हैं वो अपने से ऊंचे अंगों का निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। समझ गए आप? चलिए अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक जो प्लेटो की इम्पोर्टेंट बुक है, राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है जो इसके पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसने दिया था? तो ये कथन दिया था रूसो ने प्लेटो के रिपब्लिक के बारे में। रूसो जो है रिपब्लिक के बारे में क्या कहते हैं, जो प्लेटो द्वारा लिखी गई है, वो कहते हैं, रूसो कहते हैं राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं है वरन शिक्षा पर लिखी गई सबसे अच्छी किताब है अब तक की। इसके पहले कभी नहीं लिखी जा सकी ऐसी किताब। ये रूसो का मानना था। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद के विचार का समर्थन किया। प्लेटो ने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद, अब इसका क्या मतलब है? तो प्लेटो ने साम्यवादी योजना को दो भागों में विभाजित किया। पहला संपत्ति का साम्यवाद था और दूसरा परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद, जिसमें प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति व परिवार का निषेध करता है। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति व परिवार का निषेध करता है। यह शासक और सैनिक वर्गों के सामूहिक रूप से राज्य का अभिभावक मानता है। शासक को और सैनिक वर्ग को सामूहिक रूप से राज्य का अभिभावक मानता है। प्लेटो ये भी मानता है कि अभिभावक वर्ग के पास परिवार और संपत्ति होगी तो वह अपने कर्तव्य पथ से विचलित होंगे और आदर्श राज्य का विनाश हो जाएगा। ये प्लेटो का मानना था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता क्या क्या है? तो प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता यही है कि दार्शनिक का शासन होना चाहिए। पहले भी उसने कहा कि राजा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो दार्शनिक होना चाहिए। तो दार्शनिक का शासन, अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, जस्ट अभी पहले बताया मैंने, नर नारी का समान अधिकार, ये प्लेटो का मानना था। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के राजनीतिक चिंतन की धारणाओं का समावेश किस में मिलता है? तो उपयोगितावाद में, समाजवाद में और फांसीवाद में। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन की धारणाओं का समावेश उपयोगितावाद, समाजवाद और फांसीवाद, इन तीनों में मिलता है। ठीक है, और इन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखा था रिपब्लिक, उन सभी में इन धारणाओं का समावेश किया है। तो संपत्ति एवं पत्नियों की साम्यवादी व्यवस्था तथा दार्शनिक राजा का निरंकुश होना, ये समाजवाद और फांसीवाद का समर्थन ही करते थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता। राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। ये प्लेटो का कथन है। उनका मानना था कि राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र पे डिपेंड करता है कि वह राज्य कैसा है। न्याय का सिद्धांत प्लेटो के चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है। न्याय का सिद्धांत प्लेटो के चिंतन का महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि बारकर का कहना था कि न्याय प्लेटो के विचारों का मूल आधार है।
रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा जो है वो न्याय संबंधी सिद्धांत में है, रिपब्लिक में जो दी गई है। और न्याय वह सूत्र है जो समाज में बांधे रखता है। और प्लेटो ने ही ये कहा था कि राज्य ओक या चट्टान की से उत्पन्न नहीं होता, जबकि बल्कि वहाँ पर निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन है, किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? कार्ल पॉपर ने। किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? तो कार्ल पॉपर ने घोषित किया था। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में पॉपर ने, ये इनकी बुक है, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में पॉपर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया। उनके अनुसार प्लेटो का दार्शनिक सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी मानता है, क्योंकि उनके संरक्षक वर्ग के शासकों को ये मिथ था कि सुरक्षित रखने का सुझाव दिया। फिर से समझते हैं। द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में पॉपर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित कर दिया। अब पॉपर के अनुसार प्लेटो का दर्शन सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के शासन के मिथकों के आधार पर सुरक्षित रखने का सुझाव दिया। विशिष्ट वर्ग को पूर्ण सत्ता प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश की। ये कार्ल पॉपर का मानना था। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। ये प्लेटो का मानना था। तो वो आपको पता है कि दार्शनिक राजा की अवधारणा प्लेटो से ही आई है, तो बार बार वो इसी बात पे फोकस कर रहे हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि राजा की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्तियों के हाथों में हो। इन गुणों से युक्त व्यक्तियों का समूह ही प्लेटो के दार्शनिक राजा की संज्ञा प्रदान करता है। इसी में वो कहते हैं कि जब तक राजा दार्शनिक नहीं होगा, विश्व का राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है कथन और विचारक। ये एक तरफ कथन दिया हुआ है, एक तरफ विचारक दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला कथन है कि व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। अभी जस्ट आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि मैकियावेली ने यही स्टेटमेंट दिया था, कोटेशन के रूप में पूछा गया पेपर में, और यहाँ पर कथन और कारण के रूप में पूछा गया, माफ़ करिए कारण नहीं, कथन और विचारक के रूप में। तो मैकियावेली मानते थे कि व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। ये मैकियावेली का मानना था। मिल का क्या मानना था कि अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। ये मिल मानते थे कि अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। ग्रीन कहते हैं कि इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है। इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है, ये ग्रीन मानते हैं। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता, ये बेंथम कहते हैं। बेंथम का मानना था कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। और हॉब्स के अनुसार तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है। तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है, ये हॉब्स का मानना था। रूसो क्या मानते थे कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये रूसो का मानना था। बोंदा कहते हैं, बोदा, उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं बना सकती। मिल कहते हैं कि राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है। राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमज़ोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है, ये मिल मानते थे। मिल का कथन है। तो ये सारे कथन के फॉर्म में थे, ठीक है। तो आप कोशिश करिए इन सब को ऐसे ही याद करना पड़ेगा तो याद कर लीजिए, क्योंकि अब तो पेपर भी नज़दीक ही है आपका। सितंबर में संभावना है कि हो जाना चाहिए पेपर, तो टाइम कम है।
अभी इसके पॉलिटी के साथ साथ आपको एक और ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा, चाहे वो आप हिस्ट्री करें, ज्योग्राफी करें और या इकोनॉमिक्स। वैसे हम इसके साथ ज्योग्राफी की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, तो आप कंटिन्यू चैनल से बने रहिए, आपको सारी जानकारी और सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा पेपर से पहले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अवधारणाएं एक तरफ और एक तरफ विचारक। तो राजा का दार्शनिक सिद्धांत की अवधारणा किसने दी? तो बोसांके ने दी। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत की अवधारणा बोसांके ने दी। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत ये कैल्सन ने दिया। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत कैल्सन ने दिया। दार्शनिक उग्रवाद बेंथम ने दिया। दार्शनिक उग्रवाद का सिद्धांत या अवधारणा बेंथम ने दी। नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद यह मैकियावेली का अवधारणा थी। मैकियावेली नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद। हॉब्स कहते हैं कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। समझ गए आप? सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवादी विचारक राज्यों को स्वयं में साध्य मानते हैं, जबकि उदारवादी विचारक एवं समाजवादी विचारक राज्य को साधन मानते हैं। आपको इतना समझना है कि आदर्शवादी विचारक जो हैं वो राज्य को स्वयं में साध्य मानते हैं। चलो मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ इसमें। जो आदर्शवादी विचारक थे राज्य की स्वयं में साध्य मानते हैं। आदर्शवादी विचारक कौन कौन से? जैसे हीगल, प्लेटो, ये सब क्या हैं कि सर्वाधिकारवादी विचारक इनमें से जो थे, जैसे मुसोलिनी या हिटलर, ये राज्य को स्वयं में साध्य मानते हैं, जबकि उदारवादी विचारक एवं समाजवादी विचारक राज्य को साधन मानते हैं। तो आज जो विश्व में किसी भी हिस्से में राज्य की प्रकृति चाहे जो भी हो, भले ही वह सैन्य तंत्र हो, राज्य को सरकार साध्य न मानकर साधन माना जाता है। आज विश्व में किसी भी हिस्से में आप देख लीजिए, राज्य की प्रकृति चाहे वो सैन्य तंत्र हो या लोकतंत्र हो, तो वहाँ राज्य को साध्य न मानकर साधन के रूप में देखा जा रहा है। और आदर्शवादी विचारक मैंने बता दिया पहले कि हीगल, प्लेटो, ये सब जो थे, या मुसोलिनी या हिटलर, ये सारे सर्वाधिकारवादी विचारक थे, इनका मानना था, और ये राज्य को स्वयं में साध्य ही मानते थे। जबकि उदारवादी विचारक और समाजवादी विचारक राज्य को साधन मानते हैं। तो आपको मोटा मोटा इतना याद रखना है कि आदर्शवादी विचारक वो राज्य को स्वयं में साध्य मानते हैं, और जो उदारवादी विचारक हैं और समाजवादी विचारक हैं वो राज्य को साधन मानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक ऐसे संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? तो लास्की का मानना था। ठीक है, लास्की का मानना था कि राज्य को ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को तथा बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य साधन है साध्य नहीं, ये उदारवाद का सिद्धांत है। राज्य साधन है साध्य नहीं, ये उदारवादियों का सिद्धांत है। ये इससे पहले भी आपने पढ़ा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर, सॉरी एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। आदर्शवादी विचारक राज्य को स्वयं में साध्य मानते हैं, जबकि उदारवादी विचारक एवं समाजवादी विचारक राज्य को साधन मानते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है फिर से कि राज्य साधन है साध्य नहीं, ये उदारवादियों का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। ये जेलिनेक ने कहा कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, ये जेलिनेक ने कहा था। तो जेलिनेक क्या कहते हैं कि संविधान राजकीय आचरण का वह विधान है जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति एवं व्यक्ति से राज्य के पारस्परिक संबंध को निश्चित किया जाता है, जिसके द्वारा जो है सरकार विधि कई तरीके के अंगों का पारस्परिक संबंध निश्चित करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंकर भी हैं गिलक्राइस्ट,
उन्होंने संविधान को परिभाषित करते हुए कहा है कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार के संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों के वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग का सामान्य सिद्धांत निश्चित किया जाता है। ये गिलक्राइस्ट का कथन था। ठीक है, तो आज का सेशन यही के कंप्लीट होता है। तो आपको कोई भी और भी इसमें कुछ, चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे बाकी के क्वेश्चंस के लिए। ये जो हमारा पहला टॉपिक चल रहा है राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तत्व, इसमें लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास मैंने बनाए हैं। तो आई होप अगली 2 क्लास में वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा राज्य की उत्पत्ति और उसके सिद्धांत। ये अभी हम राज्य की परिभाषा और निर्माण पढ़ रहे थे। चलिए, आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।